आज के प्रैक्टिस सेट का एक क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। क्वेश्चनों को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। और उसके अलावा सफलता का एक राज, जो कि सबसे बड़ा राज यही है कि आप इस पर समय कितना खर्च कर रहे हैं और एक क्वेश्चन आपके सामने से कितने बार होकर गुजर रहा है। यानी प्रत्येक क्वेश्चन को बार बार देखें, समझें, पढ़ें, तो वो क्वेश्चन आपके सब पक्के होते चले जाएंगे। एक एक प्रैक्टिस सेट को चाहे अपने पास नोट करके रख लें, चाहे उस वीडियो के माध्यम से बार बार देखें। इस तरह से इनको अपना पक्का करें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है आज के प्रैक्टिस सेट का, कि कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अंश प्रीमियम के प्रयोग के संबंध में प्रावधान है। अब ये जो प्रावधान है, धारा 52 के अनुसार, धारा 65 के अनुसार, या धारा 78 के अनुसार, या धारा 80 के अनुसार। तो भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार जो है, राइट आंसर है सी, धारा 78। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक कंपनी द्वारा अंश अधिपत्र निर्गमित किया जा सकता है जब अंशों पर प्रार्थना राशि दत्त हो, अंश आंशिक प्रदत्त हो, अंश पूर्ण प्रदत्त हो, अंश खो गए हो। राइट आंसर इसका होगा सी, अंश पूर्ण प्रदत्त हो। जब पूर्ण प्रदत्त होंगे तभी अंश अधिपत्र निर्गमित किए जा सकते हैं। अंश अधिपत्र की यहाँ पर बात आ रही है, अंश पत्र की नहीं, अंश अधिपत्र। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क अन्य साझेदारों की तरह साझेदार हो सकता है। ऑप्शन बी है, केवल लाभों के विभाजन हेतु साझेदार हो सकता है। सी है, साझेदार नहीं हो सकता। डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर यहाँ होगा बी, केवल लाभों के विभाजन हेतु, लाभ पाने के लिए वो साझेदार हो सकता है, अन्य किसी निर्णय के लिए वो जिम्मेदार नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी द्वारा अंश अधिपत्र निर्गमित किया जा सकता है। अंशों पर प्रार्थना राशि दत्त हो, अंश आंशिक प्रदत्त हो, अंश पूर्ण प्रदत्त हो, अंश खो गए हो। यानी क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है। सी राइट आंसर है, अंश पूर्ण प्रदत्त हो। और क्वेश्चन ये रिपीट है, अंशों को बट्टे पर निर्गमित करने की दशा में बट्टे की दर अधिक नहीं होनी चाहिए। बट्टे की दर यानी जो डिस्काउंट है, उसकी जो दर है वो अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन है ए 5%, बी 7.5%, सी 10%, डी 11%। राइट आंसर 10%, यानी 10% से अधिक बट्टे की दर नहीं होनी चाहिए। धारा 205 2 की ए के अनुसार एक कंपनी को कम से कम किस राशि को संचय में हस्तांतरित करना अनिवार्य है यदि लाभांश की दर चुकता पूंजी के 20% से अधिक है। ऑप्शन है 5%, 7.5%, 10% और 11%। इसका भी राइट आंसर सी है, 10%। परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश परिवर्तित किए जाते हैं। भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश में, ऋण पत्र में, विमोचनशील पूर्वाधिकार अंश में, समता अंश में। राइट आंसर है डी। क्वेश्चन को देख लें एक बार। परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश परिवर्तित किए जा सकते हैं, तो वो काय में, समता अंश में। सीमित कंपनी निर्गमित कर सकती है शोधनीय समता अंश, आरक्षित समता अंश, शोधनीय ऋण पत्र। राइट आंसर होगा शोधनीय ऋण पत्र, सी। अगला क्वेश्चन है, अंशों के निर्गमन पर दी गई छूट
उदाहरण है। जब अंशों का निर्गमन किया जाता है तो उस पर जो भी छूट दी गई है वो काय का उदाहरण है? पूंजी व्यय का है, आस्थगित आगम व्यय का है, या आगम व्यय का है, या उपार्जित आय का? राइट आंसर होगा आस्थगित आगम व्यय, यानी ऐसे खर्चे जो खर्च किए गए हैं जिनका लाभ कई वर्षों तक प्राप्त होता है उनको आस्थगित आगम व्यय कहा जाता है। और ये इसी प्रकार का एक उदाहरण है अंशों पर निर्गमन पर दी गई छूट। अगला क्वेश्चन है, निर्गमित अंशों पर कटौती खाता जब तक अपलिखित नहीं हो जाता दिखाया जाता है। चिट्ठे के दायित्व पक्ष में निर्गमित और प्रार्थित पूंजी के अंतर्गत, बी है चिट्ठे के दायित्व पक्ष में संचय और आधिक्य के अंतर्गत, सी है संचय के संपत्ति पक्ष में विविध व्ययों के अंतर्गत, डी है लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में। राइट आंसर होगा इसका बी, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में संचय और आधिक्य के अंतर्गत। नहीं, आंसर इसका वही गलत दिखा रहा है, ये चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। एक मिनट क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। निर्गमित अंशों पर कटौती खाता जब तक अपलिखित नहीं हो जाता दिखाया जाता है। निर्गमित अंशों पर कटौती खाता संपत्ति, ठीक है, सी ही राइट आंसर होगा। संपत्ति पक्ष में होगा, विविध व्यय के अंतर्गत इसको दिखाया जाएगा। सी है राइट आंसर। क्वेश्चन को पढ़ने में ही चूक अगर हो गई तो ऑप्शन गलत होता है, इसलिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ा जाए, समझा जाए, तभी ऑप्शन पर हम पहुंचे। अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम का उपयोग नहीं किया जा सकता। आंसर यहाँ पर निगेटिव है। कंपनी के सदस्यों को पूर्णदत्त बोनस अंश निर्गमित करने के लिए, कंपनी के ऋण पत्रों के निर्गमन पर स्वीकृत बट्टा को अपलिखित करने के लिए, प्रवर्तकों को उनकी सेवाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान करने के लिए, कंपनी के ऋण पत्रों के विमोचन पर देय प्रीमियम का भुगतान करने के लिए। राइट आंसर इसका होगा सी, प्रवर्तकों को उनकी सेवाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान करने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन देख लें एक बार। अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम का उपयोग नहीं किया जा सकता, तो ऑप्शन सी ही सही है। प्रवर्तकों को उनकी सेवाओं के लिए वेतन इससे नहीं दिया जा सकता। क्वेश्चन है 12, कंपनी के स्टॉक के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे भी नेगेटिव आंसर ही पूछा जा रहा है, सही नहीं है। स्टॉक सदैव पूर्ण प्रदत्त होता है। स्टॉक सीधे कंपनी द्वारा जनता को निर्गमित किया जा सकता है। स्टॉक के ऊपर कोई विभेदात्मक संख्या अंकित नहीं होती। डी है असमान राशियों के हो सकते हैं। राइट आंसर इसका यहाँ होगा बी, स्टॉक सीधे कंपनी द्वारा जनता को निर्गमित किया जा सकता है, ये गलत है, यानी नेगेटिव है, इसलिए ये आंसर क्वेश्चन है। प्रतिभूति प्रीमियम राशि का प्रयोग हो सकता है लाभांश के भुगतान के लिए, नैतिक व्ययों के लिए, स्थायी संपत्ति क्रय के लिए, प्रारंभिक व्ययों के अपलेखन के लिए। तो इसका प्रयोग हो सकता है, आंसर डी होगा, प्रारंभिक व्ययों के अपलेखन में। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग किस कार्य के लिए नहीं किया जा सकता? सदस्यों को बोनस देने के लिए, कंपनी के प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने के लिए, ऋण पत्रों के निर्गमन पर दी गई कटौती को अपलिखित करने के लिए, डी है सदस्यों को लाभांश देने के लिए। राइट आंसर यानी नेगेटिव आंसर जो इसका होगा, सदस्यों को लाभांश देने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, यही इसका राइट आंसर होगा। शेयरों के हरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा नियम सही नहीं है? यहाँ भी निगेटिव ही है आंसर। प्रत्येक याचना के लिए कम से कम 14 दिनों का नोटिस दिया जाना चाहिए, ये तो सही है। यहाँ पूछा नेगेटिव। लगातार 2 शेयर याचनाओं के बीच कम से कम 30 दिनों का अंतराल होना चाहिए, ये भी इसका सही है। शेयर में अंकित मूल्य का 40% से अधिक एक याचना के रूप में एक समय में नहीं बुलाया जा सकता है।
ये इसका नेगेटिव आंसर नेगेटिव है, ये कि गलत है और गलत ही पूछा गया है। फिर भी डी को भी देखते हैं। जैसा कि सेबी द्वारा निर्धारित है कि वितरित पूंजी का 12 माह के भीतर पूरी तरह से भुगतान किया जाना है यदि वितरण का कुल आकार 500 करोड़ रुपए से कम है। ई भी दे रखा है इसमें ऑप्शन। एक दोषी सदस्य को तब तक मतदान का अधिकार नहीं दिया जाता है तब तक कि याचना पूंजी भुगतान नहीं किया जाता है। तो इसका जो गलत है, यहाँ जो पूछा है शेयरों के हरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। नेगेटिव पूछा गया था, तो नेगेटिव जो इसका है वो सी है और यही इसका अब राइट आंसर होगा। शेयर में अंकित मूल्य का 40% से अधिक एक याचना के रूप में एक समय में नहीं बुलाया जा सकता। अगला क्वेश्चन है अपहृत अंशों के पुनर्निर्गमन के पश्चात अपहृत अंशों के खातों का शेष हस्तांतरित किया जाता है। अपहृत जो है, जो हरण किए गए अंशों को, उसी को अपहृत कहा जाता है। तो अंश पूंजी खाता या पूंजी संचय खाता, सामान्य संचय खाता या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसका पूंजी संचय खाता है। पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित किया जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है जब अंशों का हरण किया जाता है तब अंश पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है। हरित अंशों की चुकता राशि से, हरित किए गए अंशों पर याचित की गई राशि से, हरित अंशों पर याचित नहीं की गई राशि से, हरित किए गए अंशों के अंकित मूल्य की राशि से। तो पूंजी खाता जो डेबिट किया जाता है वो किया जाता है हरित किए गए अंशों पर याचित की गई राशि से, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पूंजी का वह हिस्सा जिसे कंपनी के समापन के समय मांगा जा सकता है कहलाता है आरक्षित पूंजी, अयाचित पूंजी, निर्गत पूंजी, अधिकृत पूंजी। तो पूंजी के प्रकार के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा कि आखिर कौन सा हिस्सा कंपनी के समापन पर मांगा जाता है। तो इसको आरक्षित पूंजी, इस पूंजी को संचित पूंजी या संचय पूंजी भी कहा जाता है। यह है आरक्षित पूंजी, इसका कंपनी के समापन पर ही मांग की जाती है। सेबी के अनुसार आवेदन राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो निर्गम की कीमत के 15%, निर्गम की कीमत से 20%, निर्गम की कीमत से 25%, निर्गम की कीमत के 15 से 30%। क्वेश्चन को देख लें। सेबी के अनुसार न्यूनतम आवेदन राशि कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। डॉट डॉट जो हमें जगह दिख रही है इसी में हमें देखना है, तो वो है 20%, यानी सी। ओह सॉरी 25%, 25% है, ध्यान दें 25%। यदि कंपनी के संस्था के अंतर नियम बकाया मांगों हेतु दी जाने वाली ब्याज की दर के बारे में कुछ ना कहा गया हो, अंतर नियम में ये बात ना कही गई हो, तो निदेशक, अब यहाँ पर हमें देना है कि दर जो आनी है की दर से ब्याज प्रभारित कर सकते हैं। यहाँ मिस्टेक थी, टाइपिंग मिस्टेक। प्रभारित कर सकते हैं 6% प्रति वर्ष से, 6.5% प्रति वर्ष से, 5% प्रति वर्ष से
या 5.5% प्रति वर्ष से? तो यहाँ राइट आंसर होगा सी, 5% प्रति वर्ष से। क्वेश्चन को एक बार देख लें। यदि कंपनी के संस्था के अंतर नियम बकाया मांगों हेतु दी जाने वाली ब्याज की दर के बारे में कुछ ना कहा गया हो तो निदेशक 5% की दर से ब्याज प्रभारित कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गए।